Hello friends, welcome to Swift Study dedicated to excellence. So friends, हम क्लास कर रहे हैं CTET CDP प्राइमरी एंड जूनियर दोनों ही लेवल की, जिसमें कि अभी तक हमने सामाजिकरण का टॉपिक पिछले वीडियो में ख़त्म किया था। आज हम बात करेंगे पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के बारे में। देखिए, ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक काफ़ी ऊँचे और अच्छे महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने अपने अपने सिद्धांत विकास के बारे में दिए हैं, जिसमें कि आज हम सबसे पहले बात करेंगे जीन पियाजे के सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स ऑफ पियाजे। देखिए, सीटेट के जूनियर और प्राइमरी दोनों ही लेवल पर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जीन पियाजे। आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। देखिए, जो जीन पियाजे हैं ये बहुत ही महान दार्शनिक या बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था कि किस प्रकार से किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो देखिए, आइए जानते हैं, चर्चा करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कि इन्होंने क्या कहा था। देखिए फ्रेंड्स, जीन पियाजे जो थे ये स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना। इन्होंने बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया था। देखिए, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का, उसके लिए जो खोज का विषय जो बनाया, इन्होंने अपने बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। मतलब कि इन्होंने अपने खुद के बच्चों को ऊपर ही खोज की कि किस प्रकार से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। देखिए, बच्चे इनके जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जीन पियाजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने ही स्वयं के बच्चों के ऊपर खोज की थी। उसके बाद उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि किस प्रकार से किसी भी बच्चे का मानसिक या संज्ञानात्मक विकास होता है। इन्होंने अपने बच्चों पे ही सिद्धांत की खोज की है। इन्होंने अपने बच्चों की मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया था और उसके परिणाम स्वरूप ही इन्होंने अपने विचारों को प्रतिपादित किया और उन्होंने जो विचार इन्होंने रखे उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से आज जाना जाता है। देखिए, जो जीन पियाजे हैं इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास को, जो इनका संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इन्होंने उसे 4 अवस्थाओं में विभाजित करके प्रतिपादित किया है। तो आज हम उन अवस्थाओं को डिटेल में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी वो अवस्थाएं हैं। दोनों ही सीटेट और जूनियर और प्राइमरी दोनों ही लेवल पर उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए जानते हैं चारों अवस्थाओं को। देखिए, सबसे पहले जो जीन पियाजे ने अपनी संज्ञानात्मक या मानसिक विकास के अंतर्गत जो अवस्थाएं बताई, उसमें सबसे पहली अवस्था आती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ये अवस्था की अवधि है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवधि, यानी 0 से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवधि होती है वो किसी भी बच्चे के विकास में इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से जानी जाती है। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। तो आइए इस अवस्था को डिटेल में जानते हैं कि क्या इस अवस्था में किस प्रकार से किसी भी बच्चे का विकास होता है। यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था में किस प्रकार से बच्चे का विकास होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस अवस्था में इन्होंने कहा है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यानी 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में इन्होंने कहा कि मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती हैं। भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति आँख, कान व नाक से सोचता है। देखिए, जब एक बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में जब किसी बच्चे को भूख लगती है तो बालक रोना शुरू कर देता है। इससे हमें क्या समझ आता है कि इस अवस्था में व्यक्ति अपनी आँख, कान और नाक से सोचता है। देखिए, जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। देखिए, उसमें दूर की सोचने की या कल्पना करने की शक्ति नहीं होती है 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में। जो चीज़ किसी भी बच्चे को सामने दिख रही है बस वो उसी को ध्यान रखता है,
उस बच्चे के लिए अस्तित्व होता है और किसी चीज़ के लिए अस्तित्व नहीं होता है। देखिए, इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए, चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। ठीक है। देखिए, इस तरह से यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। दोबारा से पढ़ते हैं इस लाइन को कि इस तरह यह अवस्था, कौन सी अवस्था? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। तो यही इस अवस्था में होता है कि इस अवस्था में बच्चा अपने नाक, कान, आँख से सोचता है, जो वस्तु उसके सामने है उसी का उसके लिए अस्तित्व है, और ये अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। कौन सी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था। बात करते हैं अगली अवस्था की, जो कि जीन पियाजे ने दी है अपने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। तो अगली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इन अवस्थाओं को बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत है। याद रखिएगा, दोनों ही लेवल पर, चाहे वो जूनियर हो या प्राइमरी हो, दोनों ही लेवल पर सीटेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष तक की होती है, जबकि इंद्रिय जनक गामक अवस्था, जो इससे पिछली अवस्था थी, उसकी अवधि 0 से 2 वर्ष तक की थी। उसके पश्चात ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है, जिसकी अवधि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तो आइए जानते हैं इस अवस्था को डिटेल में कि किस प्रकार से इस अवस्था में बच्चे का विकास होता है। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष तक की अवधि में, इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। ठीक है। इस अवस्था में बच्चा को परिवेश की वस्तुओं में पहचान करने की उसमें शक्ति आ जाती है और उनमें विभेद यानी भेद अंतर करने की भी उसमें क्षमता आ जाती है। देखिए, इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होता है। कौन सी अवस्था में होता है वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में कि बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें अंतर करने लगता है, विभेद करने लगता है, और इसी अवस्था में उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है, नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है, पहली अवस्था के अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो जाता है, और बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होता है। तो यही होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। अब बात करते हैं जीन पियाजे की अगली अवस्था, तीसरी अवस्था, जिसे कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की अवधि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। तो आइए जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चारों ही अवस्थाएं हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन अवस्थाओं को आज हम जान रहे हैं, डिटेल में इनको जानेंगे। दोनों ही लेवल, जूनियर, सीटेट और प्राइमरी, दोनों ही लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चंस इन अवस्थाओं की विशेषताओं से ही पूछे जाते हैं, तो इन्हें अवस्थाओं को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। तो जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था है, इसके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं एक बालक की अंतर्गत आती हैं जब उसका विकास होता है। तो फ्रेंड्स, इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में, इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण यानी डिफ्रेंशिएशन करने तथा वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। देखिए, अगर बच्चे इस अवस्था में, बच्चे के सामने कुछ सर्किल शेप्स में चीज़ें रख दी जाएं, कुछ स्क्वायर शेप में रख दी जाएं, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में रख दी जाएं, तो वो उनमें अंतर कर सकता है और उनको वर्गीकृत कर सकता है कि ये चीज़ें एक साइड कर देगा सर्कल वाली, रेक्टेंगल वाली एक साइड, स्क्वायर वाली एक साइड।
तो ये वर्गीकरण और डिफरेंशिएशन विभेदीकरण करने की क्षमता का विकास इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में किसी भी बच्चे में हो जाता है। देखिए इस अवस्था में चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में चिंतन जो होता है वो अधिक क्रमबद्ध और तर्क भी आने लगता है किसी भी बच्चे के विकास में। देखिए इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करता है। उसके बाद भाषा का पूर्ण विकास, बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। भाषा का काफ़ी हद तक विकास इस अवस्था में हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में। और बालक जो है वो किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क भी करने लगता है। देखिए बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन यानी एडेप्टेशन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। तो बालक अपने क्या देखा हमने कि अपने पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। तो यही विशेषताएं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में होती हैं। अब बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक या मानसिक विकास की चौथी अवस्था की, अंतिम अवस्था की, जिसे उन्होंने नाम दिया है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसको नाम दिया गया है औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था ये किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होती है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार। कौन सी अवस्था है ये? औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था। तो आइए जानते हैं इस अवस्था में किस प्रकार से किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है, जीन पियाजे जी ने जिन अवस्थाओं का वर्णन किया है उसमें से अंतिम अवस्था है। तो इस अवस्था की ये विशेषताएं क्या क्या हैं, आइए थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए ये अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। देखिए बच्चा इस अवस्था में आकर के अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कल्पना करने लगता है, चिंतन उसका अमूर्त हो जाता है। अब तक कैसा चिंतन था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक मूर्त चिंतन था, लेकिन ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आकर के चिंतन भी उसका अमूर्त हो गया है। देखिए इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता यानी कम्युनिकेशन का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। इस अवस्था में आकर के कोई भी बच्चे की भाषा की जो संबंधी योग्यता होती है वो बहुत अच्छी होने लगती है। अब तक क्या था? विकास पूर्ण हो चुका था, वो सीख चुका था काफ़ी सारी चीज़ें भाषा से संबंधित, लेकिन वो अब भाषा का विकास ऊंचाइयों को छूने लगा है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप इस अवस्था में होने लगी हैं। कौन सी अवस्था में? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था में। देखिए इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और भिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। जैसा कि हम सोचते हैं जब हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाती है कि भाई ये समस्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है, अगर हम ऐसा करें तो ऐसा हो जाता है। हम मन में ही ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें सोच लेते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। हम खुद ही अमूर्त नियमों का निर्माण कर लेते हैं ना, कि अगर हम ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा करके हमारी समस्या ये ऐसे सॉल्व हो सकती है। ये सारी चीज़ें गुणा भाग हम अपने दिमाग में करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है। यही इस अवस्था की विशेषता होती है। कौन सी अवस्था की? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की या फिर औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था। देखिए इस अवस्था में बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने क्या देखा कि जो औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसकी ये विशेषताएं हैं। तो हम जीन पियाजे की ये 4 विशेषताएं थीं, जिसमें से कि पहली अवस्था थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था थी। इसमें बच्चा अपने नाक से सोचता है, इंद्रियों का प्रयोग ज़्यादा करता है और इस अवस्था में अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होता है, वस्तुओं को पहचानना और उसमें अंतर करने की उसमें
क्षमता आ जाती है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, जो तीसरी अवस्था होती है। ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें किसी भी बच्चे में क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करने की क्षमता का विकास हो जाता है। उसके बाद चौथी अवस्था ये वाली अवस्था होती है जो अभी आपने पढ़ी है, औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से आगे तक होती है। इस अवस्था में समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता का विकास बच्चे में अच्छी तरीके से हो जाता है। बच्चा अमूर्त चिंतन इस अवस्था में आकर करने लगता है। तो ये ही जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं। आगे हम बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आगे के चरणों की। तो पहला है इसमें कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग सब टीचर बनने जा रहे हैं। हम टीचर बनने के लिए सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि शैक्षिक महत्व क्या है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का। हमें शैक्षिक महत्व क्या है, क्योंकि हम खुद एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों जीन पियाजे के सिद्धांत के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं, इसका शैक्षिक महत्व क्या है। तो आइए इस बारे में भी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट सीडीपी प्राइमरी और जूनियर दोनों ही लेवल्स की। सीडीपी की सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं और अपनी सीटेट की दोनों ही लेवल की तैयारी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या है शैक्षिक महत्व जीन पियाजे के सिद्धांत के विकास, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का। देखिए पियाजे के अनुसार पियाजे ने क्या कहा कि संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए ये तो आप भी जानते हैं, इन्होंने भी कहा, सभी लोग जानते हैं कि जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है। देखिए बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान का मतलब होता है क्रम के तहत होता रहता है। क्रमबद्ध व्यवस्था है, हम जानते हैं, पढ़ा है, क्रमबद्ध व्यवस्थाओं की श्रृंखला ही विकास है। पहले वीडियोज़ में हम देख चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं सारी वीडियोज़ सीडीपी सीटेट की। इसके अलावा अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर तब उसे शिक्षित करने हेतु योजना बनानी चाहिए। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम विकास के शैक्षिक महत्व की बारे में चर्चा कर रहे थे। तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, अतः शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आगे बात करते हैं कि वर्ग में समान रुचि के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में विभाजित कर उनमें विचार विनिमय, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देने चाहिए। देखिए सभी लोग, बच्चों की जो रुचियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। हमने पहले भी जाना था कि एक शिक्षक को बच्चे की रुचियां जानना बहुत अधिक आवश्यक होता है पिछली वीडियोस में। तो देखिए जब हम बच्चों की रुचियों को जान लेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की भिन्न भिन्न प्रकार की रुचियां होती हैं, तो एक प्रकार की रुचियों वाले बच्चों को एक प्रकार से वर्गीकृत करके अलग अलग ग्रुपों में बांट सकते हैं। उसके बाद हम उसी हिसाब से उनके तार्किक बुद्धि के विकास के लिए उन्हें अवसर प्रदान कर सकते हैं। यही एक शिक्षक की भूमिका होती है। देखिए बच्चों को गलती करने एवं उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। हम जानते हैं कि बच्चा गलतियों से सीखता है, इसलिए उन्हें गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें सुधारने के लिए भी उन्हें स्वयं सुधारने के पर्याप्त अवसर हमें देने चाहिए। उसे तुरंत की तुरंत ठीक नहीं करना चाहिए गलती को, बच्चे को सोचने के लिए अवसर देना चाहिए। उसे हम हिंट दे सकते हैं कि भाई देखो ऐसे करके ये ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, उसका तार्किक स्तर अच्छा होगा, उसका रीजनिंग स्तर अच्छा होगा। तो इसलिए हमें उसे पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। देखिए शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। हम जानते हैं कि प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है। नवीन दृष्टिकोण मौलिक अन्वेषण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। ये तो सभी जानते हैं कि जो प्रयोग होता है, प्रैक्टिकल जो होता है, उससे कहीं ज़्यादा समझ में आता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। तो हमें प्रयोगों को अधिक से अधिक यूज़ में लाना चाहिए। किसी भी बच्चों को अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए प्रयोगों के माध्यम से, जिससे कि उनमें नवीन विचार का संचार होता रहे। देखिए शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए, जिसे कि डिबेट कहा जाता है। यह प्रतियोगिता नवीन सोच और नवीन विचारों को जन्म देती है। आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे भी आजकल डिबेट्स आती हैं,
उसी प्रकार से हमें अपनी क्लासेस में भी बच्चों को विभिन्न ग्रुपों में वर्गीकृत करते हुए, विभाजित करते हुए उनके बीच एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराना चाहिए, जिससे कि बच्चे का अंदर नवीन विचार आते हैं और उनका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, यही थे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के शैक्षिक महत्व इस सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं जीन पियाजे के अन्य सिद्धांतों की। देखिए, जो जीन पियाजे का सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। इंद्रिय जनित कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके अलावा इन्होंने कुछ अन्य सिद्धांत भी दिए हैं, उन सिद्धांतों के बारे में भी हम जान लेते हैं और जीन पियाजे टॉपिक को पूरा ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हमारा जीन पियाजे से रिलेटेड अगर जूनियर में या प्राइमरी सीटेट के किसी भी स्तर के पेपर में आ जाए तो हम छोड़ के ना आएँ, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ हम सीटेट क्वालिफाई करेंगे। इसके लिए हम जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अन्य सिद्धांत इन्होंने जो भी दिए हैं उनको भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इस सिद्धांत जीन पियाजे से जो रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो संज्ञानात्मक विकास से ही आते हैं, जिसकी चर्चा हम विस्तृत चर्चा इस वीडियो में कर चुके हैं अब तक। लेकिन थोड़ा बहुत अन्य सिद्धांतों को भी जान लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं जीन पियाजे के। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत जीन पियाजे का था वो संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत था, जिसके अंतर्गत उन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया था, प्रतिपादित किया था। तो आइए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, जीन पियाजे के अन्य सिद्धांतों की हम बात करें तो एक सिद्धांत इन्होंने दिया था निर्माण और खोज का सिद्धांत। आइए जानते हैं निर्माण और खोज का सिद्धांत किस प्रकार से जीन पियाजे ने दिया था, इस पर भी थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार संबद्धता पूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि बच्चे जो होते हैं वो टाइम टू टाइम ये चेक करते रहते हैं अपने व्यवहार और विचारों की कि उनकी जो विचार और व्यवहार हैं वो संबद्धता पूर्वक मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। वो अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होते हैं। देखिए, पियाजे जो थे उनका ये विचार है कि संज्ञानात्मक विकास न केवल नकल न होकर खोज पर आधारित होता है, पूर्ण रूप से अनुकरण पर आधारित नहीं होता, जबकि खोज पर आधारित होता है। देखिए, नवीनता या खोज को उद्दीपन, अनुक्रिया, सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया कि एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार में क्रमानुसार लगा देता है तो यह उसकी बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। अगर हम किसी भी बच्चे के सामने कुछ प्याले रख दें अलग अलग आकार के, और अगर वो उन आकार पहली बार में ही उन प्यालों को आकार के हिसाब से क्रम के अनुसार लगा देता है तो ये माना जा सकता है कि उसने वो जो क्रमबद्ध श्रृंखला बनाई है उन प्यालों की, वो उसने अपनी बुद्धि के आधार पर बनाई है। उसकी बुद्धि की वृद्धि की खोज है और निर्माण से संबंधित ही वो श्रृंखला है। तो यही होता है जीन पियाजे का निर्माण और खोज का सिद्धांत। वैसे तो इस सिद्धांत से क्वेश्चन काफ़ी कम आता है, कभी एक आध आ जाता है। जो सबसे मैंने पहले भी बताया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं से ही पूछे जाते हैं। लेकिन हमें जीन पियाजे पूरा पढ़ना है, तो अब हमने पढ़ा निर्माण और खोज का सिद्धांत। आगे अन्य सिद्धांत भी हम इसके पढ़ते हैं। इसके अलावा जीन पियाजे ने दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, जीन पियाजे ने अभी तक कौन कौन से सिद्धांत दिए? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उसके अंतर्गत उन्होंने 4 अवस्थाओं को वर्गीकृत किया। इसके अलावा उन्होंने निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया, और उसके अलावा जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इस सिद्धांत को भी हम जान लेते हैं कि जीन पियाजे ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या कहा है। देखिए, जीन पियाजे ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 2 अवस्थाओं में वर्गीकृत कर दिया है, जिसमें से पहली अवस्था है परायत्त नैतिकता, यानी 2 से 8 वर्ष तक की अवस्था। देखिए,
इनके अनुसार ना नैतिक निर्णय के विकास के लिए एक निश्चित क्रम और तार्किक क्रम होता है। जो ये परायत्त नैतिकता की अवस्था है, जिसे 2 से 8 वर्ष तक की अवधि में माना जाता है, पियाजे के अनुरूप इस अवस्था का उद्भव बालकों में असमान अंतःक्रिया से होता है। इस काल में बच्चों में नैतिक नियम निरपेक्ष, अविवर्तनशील तथा दृढ़ प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। तो पहली कौन सी अवस्था हो गई जीन पियाजे के नैतिक सिद्धांत की? परायत्त नैतिक अवस्था, 2 से 8 वर्ष तक की अवस्था। अगली अवस्था की जो जीन पियाजे ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में बात की है वो है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। इस अवस्था की जो अवधि होती है वो 9 से 11 वर्ष तक की होती है। देखिए, इस काल में नैतिकता जो है वो बच्चों के समकक्ष यानी कि मित्रों के बीच संबंधों से विकसित होती है। बच्चे जो होते हैं वो मित्रों के संबंधों के द्वारा ही न्याय का एक ऐसा दर्शन उभरता है जिससे दूसरे के अधिकारों के संदर्भ में चिंता एवं पारस्परिकता का भाव दिखने लगता है। देखिए, बच्चों में सोचने की प्रवृत्ति होती है। नियम एवं कानून लोगों द्वारा निर्मित किए गए हैं। उन नियम और कानूनों को सोचने और उनके बारे में विचार करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में आ जाती है। कौन सी अवस्था में? 9 से 11 वर्ष तक की अवस्था में, कि क्या सही है क्या गलत है, इस प्रकार की इसमें क्षमता बच्चे में आ जाती है। कौन सी अवस्था में? स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में। फ्रेंड्स, यही था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, निर्माण और खोज का सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत उन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कौन कौन सी अवस्थाएं? इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था। तो इन अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है किसने? जीन पियाजे ने। किसके अंतर्गत? अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत से काफ़ी क्वेश्चंस सीटेट के प्राइमरी और जूनियर दोनों ही लेवल पर पूछे जाते हैं, जिनके बारे में हम विस्तृत चर्चा की है। आगे आने वाली वीडियोस में हम कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों की भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जीन पियाजे का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हमने कौन सा जाना? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसे ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी सिद्धांतों को तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कभी कभी तो एक भी नहीं पूछा जाता। लेकिन जो हमने वीडियो में बात की है, जीन पियाजे को संपूर्ण पूरी रूप तरह से समझा है कि कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको कि हमने आज विस्तृत चर्चा करते हुए समाप्त कर दिया है कि जीन पियाजे का सिद्धांत विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या कहता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जीन पियाजे को हमने ख़त्म करा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम बात करेंगे कोहलबर्ग के सिद्धांतों की। उसके अलावा हम जो है बात करेंगे वाइगोत्स्की का जो सामाजिक विकास का सिद्धांत था, उसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये सारे टॉपिक्स सीटेट के दोनों ही लेवल, जूनियर और प्राइमरी पर, दोनों ही लेवल्स पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पर आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप अपने सीटेट को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए गुड डे।